मजदूर जब बी फ्लेक्स को ले जा रहे थे, फ्रैंक ने उनके जेब में रिश्वत डाल दी और फिर मैनेजर को रिश्वत दी। इसके बाद वो बिना किसी झिझक के गोडाउन में घुस गया और पहले से स्टॉक किए गए बैल के पैरों के टैग्स हटा दिए। फिर उसने स्टॉक से कुछ पैर निकालकर अपने चोरी किए हुए पैरों के साथ बदल दिए। दूसरी बार माल पहुंचाने पर मालिक के दिए हुए सील्स को उसने चुपके से अपनी आस्तीन में छुपा लिया और रास्ते में कुछ पैर और बेच दिए। सील को ठीक से बंद कर दिया और यह सिलसिला 8 साल तक चलता रहा। जब उसकी तीसरी बेटी पैदा हुई तो पैसे की लालसा और बढ़ गई, लेकिन फ्रैंक को समझ नहीं आया कि समस्या कितनी गहरी हो चुकी थी। फिर मालिक ने डायरेक्टली उसे अदालत में घसीट लिया। कोर्ट में उसके वकील बिल बुफेलिनो ने एक ऐसा केस जो हारने वाला था उसे एक चमत्कार की तरह जीत लिया। फ्रैंक को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। बाद में जब वे एक बार में गए तो वकील ने उसका परिचय अपने कजिन सेल बुफेलिनो से कराया। तब जाकर उसे समझ में आया कि वकील ने उसे क्यों बचाया। रसेल को लगा कि फ्रैंक ना तो अपने दोस्तों को धोखा देगा और ना ही किसी बात का खुलासा करेगा। जब वकील ने उससे उसके साथियों का नाम पूछा और कहा कि अगर वो बता दे तो उसे सजा नहीं मिलेगी, फ्रैंक ने फिर भी मना कर दिया। ऊपर से देखने पर सिर्फ एक पर्दे की दुकान का मालिक लगने वाला रसेल असल में एक गैंगस्टर था। उसके कनेक्शंस हर जगह थे। अगर जज को रिश्वत देनी हो तो रसेल से पूछो, अगर किसी को प्रमोट करना हो तो रसेल सलाह देगा, अगर किसी को खत्म करना हो तो रसेल से अनुमति मिलेगी। रसेल एक डॉन था, पर उसको भी एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो भरोसेमंद हो और डर्टी कामों में उसका साथ दे। फ्रैंक एक ऐसा इंसान ही था। रसेल को फ्रैंक से एक खास कनेक्शन महसूस हुआ क्योंकि फ्रैंक ने वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया था और रसेल के देश जर्मनी से लड़ा था। अपनी 4 साल की लड़ाई के दौरान फ्रैंक ने इटालियन सीख ली थी। सबसे जरूरी बात यह थी कि युद्ध के इन वर्षों में फ्रैंक ने सीखा कि ऊपर से आए हर आदेश को किस तरह से पूरी तरह मानना है और हर काम करते समय बिल्कुल निर्दयी और रूथलेस बनना है। यही क्वालिटीज रसेल को चाहिए थी। यह काम फ्रैंक को भी पसंद आया। फ्रैंक रसेल के लिए कर्ज वसूलने लगा और इस काम में वो माहिर हो गया। यह उसकी 4 साल की लड़ाई की ट्रेनिंग का नतीजा था। जल्द ही फ्रैंक को रसेल की मान्यता मिल गई। वह उसकी नवजात बेटी को गोद में उठाकर नहलाने लगा। वहां आने वाले मेहमान बड़े बड़े रसूखदार थे। फ्रैंक को यह देखकर गर्व महसूस हुआ कि जितने ज्यादा बच्चे उतनी ही ज्यादा कमाई। यहीं से फ्रैंक ने प्राइवेट काम लेना भी शुरू किया। उसने एक धोबी खाने के मालिक से अपने प्रतिद्वंदी का सफाया करने के लिए $10,000 लिए, लेकिन उसे नहीं पता था इससे उसकी जान भी जा सकती थी। एक दिन जब फ्रैंक घटनास्थल पर प्लान बना रहा था तब रसेल के आदमी उससे मिलने के लिए आए। उसी समय फ्रैंक लगभग गैंगस्टर की गोलियों का शिकार हो चुका था। अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए उसने अपने पहले वाले ग्राहक को खत्म कर दिया। उसके बाद फ्रैंक अपनी कार लेकर नदी किनारे गया और अपनी बंदूक नदी में फेंक दी। ऐसा लगता था कि इस घटना ने फ्रैंक के असली स्वभाव को बाहर निकाल दिया। उसके बाद वह बार बार बंदूक नदी में फेंकने लगा। जितनी बंदूकें नदी में जाती उतने ही उसके द्वारा रसेल के लिए मारे गए दुश्मनों की संख्या बढ़ते जाती। फ्रैंक एक कोल्ड हार्टेड हत्यारा बन चुका था। वह रसेल का आदेश मानता और हत्या करता। रसेल की मदद करना खुद की मदद करना था, क्योंकि किसी न किसी दिन उसे भी मदद की जरूरत पड़ सकती थी। एक बार रेस्टोरेंट में रसेल की नजर एक महिला वेटर पर पड़ी। उसने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, और फ्रैंक ने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया। अनजाने में फ्रैंक ने अपनी क्रूरता और कठोर स्वभाव को अपने घर तक ले आया। एक दिन जब वह घर लौटा तो उसे पता चला कि उसकी बेटी ने एक किराने की दुकान में कुछ सामान तोड़ दिया है। दुकान के मालिक ने जब कुछ डांट फटकार करी तो फ्रैंक ने अपनी बेटी के सामने उस आदमी की उंगलियां तोड़ दी। जो सुरक्षा उसकी बेटी को मिलनी चाहिए थी वह उसकी बेटी के दिल में एक डर के रूप में खड़ी हो गई। फ्रैंक की बेटी पेज को रसेल भी बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन एक दिन रसेल ने फ्रैंक को एक ऐसे आदमी से मिलवाया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उस आदमी का नाम था जिमी हॉफा, जो अमेरिका के सबसे बड़े ट्रक यूनियन का अध्यक्ष था। जिमी ताकतवर था, उसके अंडर लाखों मजदूर काम करते थे और वह अरबों डॉलर की पेंशन फंड्स का नियंत्रण करता था। वो कई माफिया ग्रुप से भी जुड़ा हुआ था। जिन्हें सीधा सीधा लोन नहीं मिलता वो जिमी को कांटेक्ट करते। रसेल ने फ्रैंक को जिमी से मिलवाया ताकि जिमी की यूनियन के पेंशन फंड्स पर और अधिक नियंत्रण रख सके। रसेल ने फ्रैंक से पूछा, कल तुम्हें आंदोलन में आना है, क्या तुम आ सकते हो? फ्रैंक ने कहा, हाँ बिल्कुल। इसके साथ ही फ्रैंक जिमी के पास रसेल का प्रतिनिधि बनकर गया। फ्रैंक जल्दी ही जिमी के लिए उसके प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटाने लगा। फ्रैंक और जिमी अच्छे दोस्त बन गए और फ्रैंक की बेटी पेज भी जिमी की प्रति आकर्षित होने लगी। वह जिमी का साइन अपने स्कूल में पहनती थी ताकि अपना सम्मान दिखा सके। माफिया के समर्थन से उसके चुने हुए राष्ट्रपति कैंडिडेट ने चुनाव जीता। उन्होंने कुछ राज्यों में धोखाधड़ी करके मृत लोगों के नाम पर वोट दिलवाए। जिमी ने जिन राजनेताओं का समर्थन किया उनमें निक्सन भी शामिल थे, लेकिन इसके बाद जिमी को जॉन एफ कैनेडी के प्रशासन से परेशानी होने लगी। कैनेडी ने अपने भाई रॉबर्ट को अटॉर्नी जनरल बनाया और उन्होंने जिमी के खिलाफ जांच शुरू कर दी। जिमी अब मुश्किल में फंस चुका था। जिमी की गलतियां देख फ्रैंक उससे नाराज हो गया। उसने कहा कि अब वो ये और नहीं करेगा। जिमी जो एक कॉन्फिडेंट इंसान था, इस बार फ्रैंक से माफी मांगने आया। इस पूरे षड्यंत्र में रसेल का हाथ भी था। उन्होंने कैनेडी का समर्थन किया ताकि वो क्यूबा पर हमला करके वहां कैसीनो खोल सकें और उसे अपना नया पिछवाड़ा बना सकें। जिमी ने फ्रैंक को उसका ट्रक ड्राइवर बनने के लिए कहा।
जिमी मान गया पर उसे ये नहीं पता था कि ट्रक में क्या रखा है। जब वो डिलीवरी पॉइंट पर पहुंचा तब उसे पता चला कि ट्रक में हथियार भरे हुए हैं जिन्हें क्यूबा पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जाना है। हालांकि ये प्लान फेल हो गया। दूसरी ओर जिमी ने यूनियन के अध्यक्ष पद को बचाने के लिए संघर्ष जारी रखा। फ्रैंक ने जिमी को चेतावनी दी कि वह अपने डिप्टी के चयन में सावधानी बरते। जिमी ने जवाब दिया, दूसरे स्थान पर किसी होशियार इंसान को मत रखो, ऐसा आदमी रखो जिसे सब पसंद करते हो, एक साधारण व्यक्ति। इससे वो तुम्हारे पीछे रहेगा और तुम्हें धोखा देने की संभावना नहीं होगी। लेकिन जिमी ने जिसे साधारण समझा था वही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गया। अब न्यू जर्सी का माफिया डॉन जिमी का कंपटीशन भी अब बढ़ रहा था और न्यू जर्सी का एक माफिया डॉन जिमी को चुनौती देने लगा था। जिमी भी अब इस चुनौती के लिए तैयार हो रहा था। फ्रैंक, जो अब एक हत्यारी से स्थानीय यूनियन का अध्यक्ष बन चुका था, जिमी के साथ ईमानदारी से काम करता रहा। उसने जिमी का बोझ हल्का कर दिया और जिमी को फ्रैंक पर भरोसा था। एक बार अदालत की सुनवाई के दौरान जिमी पर हमला हुआ, लेकिन हमलावर के पास केवल एक खिलौना बंदूक। जिमी की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए फ्रैंक को वापस बुलाया गया। इसी बीच जिमी ने ज्यूरी को रिश्वत देकर अपने मामलों का समाधान करने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन ये प्लान भी उसके लिए रिस्की साबित हुआ। जिमी के इस रिश्वत कांड का खुलासा हुआ और उसे जेल भेज दिया गया। जिमी के जेल जाने के बाद उसकी यूनियन का नियंत्रण धीरे धीरे दूसरे लोगों के हाथ में आने लगा। जिमी को अपनी जगह पर रखे गए दूसरे इन कमांड फैट टोनी पर पूरा भरोसा था, लेकिन माफिया को फैट टोनी ज्यादा पसंद आया क्योंकि वह आसानी से उसकी बात मान लेता था। माफिया अब जिमी से नहीं बल्कि फैट टोनी से वह सब कुछ हासिल कर रहा था जो उसे चाहिए था। यूनियन का नियंत्रण अब माफिया के हाथ में था। इसका मतलब था कि वे अरबों डॉलर के पेंशन फंड्स को नियंत्रित कर सकते थे। जिमी, जो जेल में था, इस साजिश से पूरी तरह से अनजान था। जिमी ने जेल में अपने एक प्रतिद्वंदी से कुछ ऑफेंसिव कह दिया, लेकिन इस बात ने उसकी स्थिति को और बिगाड़ दिया। उसके कंपेटिटर ने इस टिप्पणी को अपमानजनक समझा और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। जेल में जिमी की स्थिति कमजोर हो रही थी और बाहर दुनिया तेज बदल रही थी। एक नए खिलाड़ी क्रेजी जो ने सुर्खियां बटोरी और वह माफिया की सत्ता का नया चेहरा बन गया। क्रेजी जो ने इटालियन अमेरिकन सिविल राइट्स लीग के एक उच्च अधिकारी के मर्डर की योजना बनाई। यह लीग रसल से जुड़ी थी और इस घटना ने रसल को बेहद नाराज कर दिया। क्रेजी जो ने सार्वजनिक रूप से रसल का मजाक भी उड़ाया और फ्रैंक को रसल का गुस्सा समझने में देर नहीं लगी। एक रात फ्रैंक ने एक रेस्टोरेंट में क्रेजी जो को मारने का फैसला किया। उसके बिना कोई झिझक गोलीबारी की और जो को मौके पर ही मार डाला। फ्रैंक का यह कदम दिखाता है कि उम्र बढ़ने के बावजूद वह अब भी उतना ही निर्दयी और कुशल है। जिमी के जेल से आने के बाद उसका पहला काम था अपनी यूनियन का नियंत्रण वापस पाना, लेकिन उसका डिप्टी फैट टोनी माफिया का पसंदीदा बन चुका था और जिमी की स्थिति कमजोर हो गई थी। जिमी को अपनी यूनियन की सत्ता वापस पाने के लिए अपने पुराने दुश्मन शॉर्टी की मदद लेनी पड़ी। हालांकि शॉर्टी अभी भी जिमी के पुराने अपमानजनक शब्दों से नाराज था। उसने जानबूझकर जिमी को अपमानित करने के लिए एक औपचारिक बैठक में शॉर्ट्स पहनकर देर से आने का फैसला किया। फ्रैंक ने उनके बीच शांति कायम करने की कोशिश करी, लेकिन उनके बीच की दरार बहुत गहरी थी। रसल ने जिमी को चेतावनी दी कि उनका यूनियन और माफिया के खिलाफ मीडिया में बोलना खतरनाक हो सकता है, लेकिन जिमी, जो सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, मीडिया के सामने अपनी पुरानी यूनियन और माफिया के संबंधों को उजागर करने लगा था। इससे माफिया और जिमी के बीच तनाव बढ़ गया था। माफिया ने जिमी को रिटायर होने के लिए मजबूर करने की कोशिश करी। फ्रैंक ने जिमी से कई बार कहा कि वह अपनी जिद छोड़ दे, लेकिन जिमी अपने फैसले पर अडिग था। रसल के इम्पैक्ट के कारण फ्रैंक को एक समारोह में आमंत्रित किया गया, जिसमें ज्यादातर जिमी के विरोधी मौजूद थे। यह फ्रैंक के लिए एक असहज स्थिति थी, लेकिन जिमी ने फ्रैंक के सम्मान के लिए वहां पहुंचने का फैसला किया। इस दौरान फ्रैंक और जिमी का रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। फ्रैंक की बेटी भी जिमी को अपना दूसरा पिता मानने लगी थी, लेकिन जिमी को यह समझाने की फ्रैंक की कोशिश कि वह यूनियन की लड़ाई छोड़ दे बेकार गई। समारोह के दौरान फ्रैंक ने जिमी से सम्मान ग्रहण किया। यह क्षण उनके रिश्तों और संघर्षों के इतिहास में एक प्रतीकात्मक सिंबॉलिक पॉइंट था। फ्रैंक एक बहुत अच्छी स्पीच देता है। उसकी स्पीच उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब है कि वह जिमी के साथ खड़ा है। यह भी दर्शाता है कि फ्रैंक गैंग के इंटरेस्ट ग्रुप के खिलाफ खड़ा है। वो लोग सोच रहे हैं कि कैसे जिमी को खत्म किया जाए। स्टेज पर फ्रैंक को पता है कि वो कभी भी जिमी पर हमला कर सकते हैं। तभी रसल ने उसे एक पावर रिंग दी थी, जिस पर सिर्फ 3 लोग का हक है। ये स्टेटस सिंबल है। रसल चाहता था कि फ्रैंक समझे कि जिमी को हटाना जरूरी है, वरना वो खुद खत्म हो जाएगा। अगर वो लोग प्रेसिडेंट की तरह काम करें तो वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। फ्रैंक चाहता था कि जिमी गिल्ड की अपनी लड़ाई छोड़ दे, लेकिन वो अभी भी अपने एटीट्यूड में जिद्दी था। उसके पास गैंग के खिलाफ काफी जानकारी थी। अगर वो उसे गिराने की कोशिश करता तो गैंग को भी उसका मूल्य चुकाना पड़ता। जिमी की जिद देखकर रसल और उसके दूसरे लोगों ने साजिश बनाई। यह एक वेडिंग थी जिसमें सारे बड़े बॉस और प्रभावशाली लोग शामिल होने वाले थे। रास्ते में जब कार रुकती है, फ्रैंक फोन करके जिमी को बैठकर बात करने के लिए कहता है। हर बार वो मना कर देता है। वेडिंग के कुछ घंटे पहले रसल ने एक कॉल की। थोड़ी देर बाद फ्रैंक ने फिर जिमी को फोन किया। अचानक
एक रात वू यी काफी परेशान थी, फोन के पास बैठी थी। आखिरकार उसने जिमी को कॉल नहीं किया। अगले दिन रसल का फैसला फ्रैंक के लिए और भी मुश्किल हो गया। वो जिमी को खुद हाथों से मारने वाला था। यह सबसे अच्छा परिणाम होगा, लेकिन फ्रैंक के परिवार और जिमी के परिवार दोनों पर इसका असर पड़ेगा। यात्रा से पहले रसल ने फ्रैंक से कहा कि वह अपना चश्मा उतार कर खुद रखे। बात साफ थी, तेरे परिवार वाले अभी भी यहाँ तेरा इंतजार कर रहे हैं। फ्रैंक कार से बाहर निकला और प्राइवेट प्लेन में सवार होकर रसल द्वारा तय किए गए जगह की ओर बढ़ा। प्लेन उड़ा और एक तैयार कार में चढ़कर रसल ने नया ठिकाना तय किया। रास्ते में वह देखता है कि जिमी पहले से ही तय किए गए स्थान पर उसका इंतजार कर रहा है। फ्रैंक ने पिस्तौल उठाई और कमरे में गया। वहां पहले से ही लोग कारपेट बिछा रहे थे ताकि जिमी का खून जमीन में ना समा जाए। सब कुछ ठीक से तैयार करने के बाद वो जिमी को लेने निकलते हैं। जिमी बहुत शक करता है और जैसे ही उसने फ्रैंक को पीछे बैठा देखा, वह सेफ फील करता है। वे दोनों फिर से बातचीत करने लगते हैं। रास्ते में जिमी फिर भी चिंतित था कि कहीं कोई उलटफेर ना हो जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। जैसे ही जिमी कमरे में पहुंचा, उसे कोई नहीं दिखा और उसे शक हुआ। ऐसा हुआ कि जिमी बिना वजह अपने सबसे भरोसेमंद आदमी के हाथों मारा गया। जितना ऐसा हुआ उतना ही यह वास्तविक लगता गया। फ्रैंक को दुख करने का समय नहीं मिला और वो जल्दी से वहां से भाग गया। जिमी को एक कार्डबोर्ड बॉक्स में डाला गया और उसे जलाने के लिए भेज दिया गया। इस तरह उसकी बेवजह मौत हो गई। फ्रैंक रसल के शहर वापस गया। रसल ने उसे उसका चश्मा लौटा दिया और अब वो कुछ नहीं ज्यादा कहना चाहता था। फिर भी लोग वकील की बेटी की शादी में गए। उसके बाद गैंग धीरे धीरे खत्म होने लगा, जो उसकी नाकामी का परिणाम था। रसल के अंडर सारे गैंग मेंबर्स जेल में चले गए थे। सूजन लगातार उसे तंग कर रही। उसने ये सब कभी नहीं सोचा था। अब वो अपने पसंदीदा ब्रेड भी नहीं खा सकता था। फिर रसल अब बुढ़ापे के दौर में था, लेकिन उसकी शांति में जो क्रूरता थी वो अभी भी वैसी ही थी। उसने फ्रैंक को अपना जैसा ही मान लिया था। फ्रैंक की स्थिति भी जटिल हो गई थी। सालों बाद भी वह देखता था कि लोग एक एक करके मरते गए। फ्रैंक ने जेल से बाहर आकर जीने की कोशिश की, लेकिन अब वह अकेला बूढ़ा आदमी बन चुका था। उसका बेटा कैंसर से मर गया था और उसके बच्चे उससे मिलना नहीं चाहते थे। अब वो एक ओल्ड एज होम में रहता था। उसकी बेटी ने भी दिल में उसके लिए एक दीवार खड़ी कर ली थी। वो हमेशा गिल्ट में रहता कि उसने फोन क्यों नहीं किया। उसने फादर से दीवार में एक छोटी सी दरार छोड़ने को कहा, इस उम्मीद में कि उसका परिवार उससे मिलने आए, या फिर शायद जिमी को याद करने का यही तरीका था।